नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी साहित्य के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने देख लिया था हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा और काल विभाजन और नामकरण। आज के क्लास में हम लोग आदिकाल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल का पूर्व पीठिका, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, दो चीज़ देखेंगे आज के क्लास में। और जो इसमें महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं उसको हम अपने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन में हम लोग प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। देखिए, हिंदी का सबसे पहले शुरुआत संस्कृत से होता है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आता है और हिंदी आता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अपभ्रंश प्राकृत के अंतिम, यानी कि प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, तो प्राकृत के ही अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक, आचार्य शुक्ल का कुछ पीछे मतलब आगे को कुछ पीछे बोलते हैं, तो ये आगे तक, हम्मीर देव के कुछ आगे तक माना जा सकता है। इसके बाद राज आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार से नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के परिक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जो राजाश्रित कवि थे, जो राजा के आश्रय में रहते थे कवि, वो नीति और श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है नीति और श्रृंगार। राजा श्रृंगार से खुश रहते थे और नीति परक फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, और आश्रयदाताओं राजाओं के परिक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। इसका मतलब कि जो आश्रय में आश्रयदाता कवि हैं, अगर राजा गड़बड़ भी है, राजा बेकार भी है, तो भी उनके आश्रय में उनको रहना है, तो राजा का गुणगान भी करना है। राजा भले ही कहीं से हार गए हों, लेकिन उसको चढ़ा बढ़ा के बताना है कि राजा हमारे गए थे, धरती हिलने लगी, ये हुआ वो हुआ। तो आश्रयदाताओं के राजाओं के परिक्रमपूर्ण जो है चरित्रों गाथाओं का वर्णन किया करते थे। कौन? राजाश्रित कवि। इसके बाद आते हैं तीसरा, अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। याद रखना है आपको, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। पिता गुहसेन को 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। आगे चलते हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज की खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। ये आगे चलते हैं। आगे कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यानी कि विद्यापति को आध्यात्मिक कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ जो है संकेत करते हैं, क्योंकि विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बहुत से लेखक हैं जो विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक बताते हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल का कहना है कि इनका पद श्रृंगारिक था, न कि आध्यात्मिक था। इसलिए
ये कोटेशन किसका है, कोटेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कोटेशन किसका है, तो आपको बताना है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, जो जीड़ सासड़ भासियऊ सो भई कहियड़ सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। आपको हम जो इसमें से जो शब्द चुनेंगे इसका हम सही अर्थ में इसका व्याख्या नहीं करेंगे, हम इसका व्याख्या अपने हिसाब से करेंगे कि जो याद हो सके। अगर सही अर्थ में इसका व्याख्या करना है, जब हम आचार्य शुक्ल को पढ़ेंगे और जब डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ेंगे, बच्चन सिंह को पढ़ेंगे, जब विस्तार से पढ़ेंगे उन बुकों को, तो उसमें जो है इसका विस्तार से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर याद करने की दृष्टि से देख रहे हैं, प्रश्न की दृष्टि से देख रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग याद करने की दृष्टि से देखेंगे। आपसे वहाँ बस यही पूछा जाएगा कि ये किसका काव्य पंक्तियाँ हैं, तो आप देवसेन का, सरापा का है कि लुइपा का है कि किसका है, तो आपको वहाँ पर चुनना होगा। चलिए आते हैं, जो जीड़ सासड़ भासियऊ, सासड़ आपको पकड़ना है, इसमें से सास पकड़ लेना है, ड़ को हटा दीजिए। ड़ का मतलब होता है न, आप सास को पकड़ लीजिए, ड़ को हटा दीजिए। जो जिन सासड़ भासियऊ, सास मतलब, सास का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिन सास का, भाषीय मतलब भाषा, सो भई कहियऊ सारू, जिन सास का भाषा बढ़िया होगा या अच्छा होगा, जो किसी को कुछ नहीं कहेंगी, वो जो पालई सही भाव करूँ सो भरी पावई पारू। आपको दूसरा लाइन छोड़ देना है, आपको बस ये थोड़ा सा कोटेशन पकड़ना है याद करने की दृष्टि से कि जो जीड़ सासड़ भासियऊ, जिन सास का भाषा अच्छी होती है उसे देव बनाकर लोग पूजते हैं। श्रावकाचार्य से लिया गया है। तो श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को जब लेके जा रहे थे, जब दशरथ द्वारा बाण लगी थी, तो वो भी अपने माता पिता के सेवा के द्वारा जाने जाते हैं। कौन? श्रवण कुमार। तो श्रावकाचार्य से आपको श्रवण कुमार से रिलेट करना है और देवसेन से सास से रिलेट करना है कि जो सास बढ़िया रहेंगी उसे देव के द्वारा, देव जैसे पूजा जाएगा, और जो सास बढ़िया नहीं रहेंगी उनकी क्या गति होगी आप लोग जानते होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, पंडीय सल सत्त बखाड़ी। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा बस रिलेट करना है, दो चीज़ इसमें से याद रखना है कि जो जीड़ सासड़ भासियऊ, यानी कि अपने दिमाग में ये बैठाना है कि जिन सास का भाषा अच्छा होगा उसे देव जैसे पूजे जाएंगे। हमारे यहाँ एक लोकगीत भी है भोजपुरी में, मातृभाषा में, हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, सासू जी के पूजबे ससुर जी के पूजबे, मंदिरवा में ना जइबे बालम। मतलब कि सास को पूजेंगे, ससुर जी को पूजेंगे और मंदिर में नहीं जाएंगे पूजा करने के लिए, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर वही है कि जो सास जी को, तो सास कैसे पूजी जाएंगी, जब ससुर कैसे पूजे जाएंगे, जब देव रहेंगे। तो आपको रिलेट करना है कि जो जीड़ सासड़ भासियऊ सो भई कहियऊ सारू, देवसेन की रचना है। क्या कभी आपको भूलेगा? भूल के दिखाइए तो जाने। अच्छा आगे चलते हैं, पंडीय सल सत्त बखाणे, देहि रुद्ध बसंत न जाने। किसका है? सरहपा का। देखिए सरह मतलब होता है सीधा, आपको एक दिमाग में ये बैठा लेना है कि सरह मतलब होता है सीधा, सरह मतलब सीधा। अब जितना भी सरापा की पंक्तियाँ रहेंगी इसी सीधा से आपको ट्रिक बनाकर हम याद करवा देंगे, आप भूलेंगे नहीं, ये गारंटी है। पंडी सल सत्त बखाड़े, पंडी मतलब पंडित, सल सत्त बखाड़े, सल सत्त बखाड़े का मतलब कि पंडी सल सत्य बखाड़े। पंडित जी कह रहे हैं कि हम तो अपने सल मतलब सरल तरीके से, सत्य मतलब सही तरीके से बखान कर रहे हैं। किसका? अपने मंत्र का। पंडित जी अपने मंत्र का सरल तरीके से बखान कर रहे हैं, सरल तरीके से। तो सरल से हम क्या बोलते हैं कि सरापा से आपको सरल याद करना है, सरापा से आपको सरल याद करना है। और ये है पंडी सल सत्य बखाड़े। पंडित जी कहते हैं कि हम तो अपने सरल तरीके से बखान कर रहे हैं। बखान मतलब होता है कि कहना, बखान करना, चढ़ा बढ़ाकर कहना। तो अपने मंत्र का सरल तरीके से बखान कर रहे हैं। तो जहाँ बखान आ गया सरल तरीके से, तो सरल मतलब सरहपा, सरल मतलब सरहपा। बस आपको ये मिल जाएगा, पंडी सल सत्य बखाड़ी, आपको सरहपा से याद कर लेना। आगे चलते हैं इनके दूसरे पंक्ति की तरफ और देखते हैं कि जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश।
यही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश। यानी देखिए, मन हमारा कहीं जाता है तो कैसे जाता है, सीधा मन चला जाता है। यहाँ हम इस समय इलाहाबाद में हैं, इस समय बनारस में हैं, या इस समय बिहार में है, पटना में है, कहीं भी है, हमारा मन सीधे घर चला जाता है। कैसे जाता है, सीधा चला जाता है। हम क्या आपको बताए थे कि सरापा को सीधा से रिलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, जही मन पवन न संचरई, मन पवन न संचरई, मन सीधा चला जाता है। पवन भी अगर बहता है तो सीधा बहता है। रवि, तो पवन न संचरई, पवन कैसे जाता है, सीधा जाता है। पवन भी सीधा जाता है। रवि, रवि मतलब होता है सूर्य, सूर्य की किरण भी कैसे जाता है, सूर्य की किरण भी जाता है सीधा। तो आपसे रिलेट हो गया कि नहीं, कि मन भी सीधा जाता है, पवन मतलब हवा भी सीधा जाता है, और रवि, रवि मतलब सूर्य की किरण भी सीधा जाती है। तो आपको सरापा से रिलेट कर लेना है कि जहाँ मन पवन और रवि आएगा वहाँ सरापा की पंक्ति होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। घोर आधारे चंदमणि, जमी उज्जव करेई। देखिए, हमारे यहाँ होता है कि आप मणि पा जाएंगे तो राजा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मणि पा जाएंगे तो राजा हो जाएंगे। मणि, नागिन की मणि, नाग की मणि होती है, नागिन की मणि होती है। मणि पा जाएंगे तो आप राजा हो जाएंगे। रिलेट करना है चीज़ों को, याद करने के लिए ये सब बोल रहे हैं हम ट्रिक के माध्यम से। तो घोर अंधारे चंदमणि, मणि पा जाएंगे तो आप राजा हो जाएंगे। तो घोर अंधारे, सरापा जो है इतना सीधा है, सरापा जो है क्या है, इतना सीधा है कि अंधारे में चंदमणि को रखे हैं। कहाँ रखे हैं, अंधारे, अंधारे का मतलब अन्हार, अन्हार मतलब अंधेरा में चंदमणि को रखे हैं। अगर सीधा नहीं रहते, अगर बढ़िया रहते, अगर जानते इस बारे में, मणि के बारे में, कि मणि पाने से कोई राजा हो जाता है, तो उसे अंधारे में नहीं रखते। तो जहाँ चंदमणि आएगा वहाँ पर सरापा को ठीक करेंगे। कि अगर सीधा नहीं रहते, मतलब अगर जानते, सीधा का मतलब हमारे कवि को सीधा करने का मतलब नहीं है, सरापा कोई सीधा नहीं थे, इतना पंक्ति कोई सीधा नहीं रह सकता। हमारा मन एकदम नहीं है, हमारा ये कहने का एकदम मतलब नहीं है किसी कवि को, बस हमारा ये मतलब है कि आपको याद हो जाए। बस घोर आधारे चंदमणि, मणि को आधारे में रखने कौन रखेगा, तो वो सीधा लोग रखेंगे। सीधा कौन, सरापा की पंक्ति है। आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे, का तरुवर पंच बिडाल। पंच बिडाल किसका है, लुइपा का है, लुइपा का है। भाव न होई अभाव जाई, लुइपा का है। लुइपा को आपको एक हम शब्द दे रहे हैं। जब रोटी आप लोग बनाते हैं तो पहले लोई काटते हैं, उसे लोई बोलते हैं। लेई कहीं कहीं बोलते हैं, लोई बोलते हैं, लेई बोलते हैं, लेई, ठीक है। तो आपका तरुवर पंच बिडाल, पंच बिडाल का मतलब कि 5 रोटी। लुइपा, लुइपा को रोटी समझना है, लेई समझ लीजिए, लेई से रोटी समझ लीजिए। आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है कि लेई से रोटी, लेई से रोटी ही बनती है, कोई बहुत बड़ा दिमाग में बाहर नहीं पड़ रहा है। का तरुवर पंच बिडाल, पंच बिडाल का मतलब 5 रोटी, और 5 रोटी, और रोटी कैसे बनेगा, लुई से बनेगा। लुइपा का पंक्ति है पंच बिडाल, पंच बिडाल, ठीक है। पंच बिडाल में 5 तंत्र आते हैं, तो वो सब बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद दूसरा पंक्ति देखते हैं। भाव न होई अभाव न जाई, रोटी, लुइपा से रोटी से रिलेट करना है, ठीक है। तो भाव, जहाँ पर भाव न होगा हमारा, वहाँ पर हम लुई काटने नहीं जाएंगे, वहाँ पर खाने नहीं जाएंगे, वहाँ पर रोटी बनाने नहीं जाएंगे, वहाँ पर कुछ करने नहीं जाएंगे। जहाँ पर अभाव, अभाव रहेगा, जहाँ पर भाव नहीं रहेगा, भाव का मतलब व्यवहार नहीं रहेगा, जहाँ पर हमें बुलाया नहीं जाएगा, वहाँ पर हम रोटी बनाने नहीं जाएंगे। क्या बिना बुलाए रोटी बनाने चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो भाव न होई अभाव न जाई, मतलब जहाँ पर भाव होगा वहीं पर हम रोटी बनाने जाएंगे, लुई काटने जाएंगे, बनाने जाएंगे, खाने जाएंगे। लेकिन जहाँ पर भाव नहीं होगा वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। इस तरह से आप इस पंक्ति को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सहजे थर करिवार उड़ी साध, विरूपा की है। सहजे थर करिवार उड़ी साध। देखिए, अगर सहज में कोई थर 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 काँप रहा है आपसे, कोई सहजे में आपसे थर 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 काँप रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे कि हम बहुत वीर थोड़ी हैं कि आप थर 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 काँप रहे हैं, आपको मारेंगे थोड़ी। अगर किसी को कोई देख के थर 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 काँप रहा है, इसका मतलब वो वीर है,
सामने वाला वीर है, वीर का मतलब विरूपा है, विरूपा, समझिए बात को। सहजे थर थर काँप रहा है, इसका मतलब विरूपा है। पंक्ति याद हुई कि नहीं हुई, याद हुई बताइए। अगर आपसे कुछ नहीं, प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि सहजे थर करीबार उड़ी साध, आप तुरंत दिमाग में कंटेक्ट करिएगा कि सहजे थर मतलब सहज में थर 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 काँप रहा है, इसका मतलब सामने वाला क्या होगा, विरूपा होगा। और आप विरूपा को पकड़िएगा, आंसर सही लगाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। एक कड़ कीजई मंत्र तंत्र, अंडापा की है। एक अड़ कीजई मंत्र तंत्र मतलब कि एक आते हैं इस पे। हमारे यहाँ होता है कंड, कंडह, इसमें देखिए पा जो है आदर सूचक शब्द होता है। आदर पा जो सबके में लगा है, लुई पा, विरूपा, कंडह पा, सब में लास्ट में पा लगा है, ये पा आदर सूचक शब्द होता है। नाम जो होता है ये बीच वाला होता है। तो ये कंडह है। तो हमारे यहाँ एक अड़ कीजई मंत्र तंत्र, एक को मतलब कि एक भी मंत्र का उच्चारण, एक अड़ कीजई, एक को मंत्र का कीजई मतलब नहीं कर पा रहे हो, मंत्र तंत्र यानी कि मंत्र और तंत्र का उच्चारण एक भी नहीं कर पा रहे हो। कंडहपा, कंडहपा का मतलब, कंडहपा का मतलब कि हमारे यहाँ कंडहपा का मतलब होता है बेकार। ठेठ भाषा में लोग कहते हैं एकदम कंडम है, कंडम का मतलब बेकार, निकम्मा, खराब। तो एक अड़ कीजई मंत्र तंत्र है मतलब कि एक भी मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, एक भी मंत्र नहीं बोल पा रहे हो, तो एकदम बेकार हो क्या, कंडापा हो क्या। कंडापा का कहने का मतलब ये नहीं है, हमारे किसी कवि को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें याद हो जाए। अच्छा, छठा नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर पे चलते हैं। हालो डोंभी तो पूछमी सद्भावे, सद्गुरु पाए पाई जाई पुरु जिड़ उरा। हालो डोंभी, हालो डोभी, डोंभी तो पूछमी सद्भावे। हालो मतलब ऊपर वाले से रिलेट करिएगा, इससे रिलेट करिएगा, इससे 5 नंबर वाले से, कि एक को मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, एकदम बेकार हो क्या। उसके बाद हलो, बोलो, बोलो तो पूछमी सद्भावे, तुम ही से पूछ रहे हैं कि एक को मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो। कंडहपा याद करिएगा, रिलेट करिएगा। हलो डोंभी तो पूछमी सद्भावे, आप ही से पूछ रहे हैं हम सद से, सही से, भाव से, कि बताओ एक को मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं कर पा रहे हो। कंडहपा, इस तरह से आप रिलेट करके याद ही तो करना है, कुछ अपने से दिमाग लगाइए, याद हो जाएगा। हेमचंद्र पे आते हैं। भला हुआ जो मारिया पिय संगमी कऊ निद्दड़ी, दूसरा है, 7वां का पहला है ये, दो अलग अलग पंक्ति है। हेमचंद्र का एक, हेमचंद्र का दो। भला हुआ जो मारिया, इसका कुछ आगे भी है। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी, कि हे बहिनी भला हुआ कि वह जग में मारा गया, अगर वो लौट के आता तो हम कौन सा मुँह दिखाते। कुछ इस तरह से इसका पंक्ति पूरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक में। यहाँ पर है कि भला हुआ जो मारिया, हम अपने तरीके से देखेंगे। हेमचंद्र का चंद्र से मिल, देखिए हम अपने तरीके से देखेंगे, इसका अर्थ तो कुछ दूसरा है, अपने तरीके से ट्रिक से याद कराएंगे आपको। भला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र मतलब अगर हम चंद्र से मिलने जाएंगे, हेम चंद्र तोड़ेंगे इसे, हेम चंद्र, अगर हम चंद्र से मिलने जाएंगे तो क्या होगा, मराई के तो आएंगे। अगर हम डायरेक्ट यहीं से हम उड़ने के मान लो विद्या जानते हैं, और यहाँ से अगर उड़ के चले गए चाँद पर, तो आप क्या कहेंगे कि उड़ने की विद्या जान रहा था चला गया, भला हुआ मतलब बढ़िया हुआ कि मर गया, बहुत घबरा करके गया है, भला हुआ जो मार गया। अगर हम चंद्र पर जाएंगे आप तो यही कहेंगे। तो रिलेट करिए चीज़ों को और याद करिए कि भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र की पंक्ति है। इसके बाद पिय संगमी कऊ निद्दड़ी, हेमचंद्र, अगर हम चंद्र से मिलने जाएंगे तो मारे जाएंगे, चंद्र से मिलने जाएंगे तो मारे जाएंगे। पिय संगमी कऊ निद्दड़ी, अगर हम चंद्र से, हेमचंद्र की यह भी पंक्ति है कि पिय संगमी, हम तो हेमचंद्र से अगली बार मिलने गए थे, इस बार पिय संगमी यानी पिया से मिलने जा रहे हैं, तो हमारे नहीं जाएंगे, हेमचंद्र की पंक्ति है, याद रखिएगा। गंगा जमुना माझे बाहिरे नाई, गंगा जमुना माझे बाहिरे नाई, 8 नंबर। डोम्भिपा, गंगा जमुना माझे बाहिरे नाई मतलब कि गंगा और जमुना में, माझे मतलब बीच में, माझे मतलब बीच में,
और गंगा जमुना माझे बहई रे नाई, मतलब कि बीच में हम डूब रहे हैं। कब गंगा जमुना की बात आए तो हम डूबेंगे डोम्भिपा, डूबेंगे डोम्भिपा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नगर बाहिरे डोम्भी तोहरी कुड़िया छई, कंडापा का है, कंडापा का है। नगर बाहिरे डोम्भी तोहरी कुड़िया छई। नगर बाहिरे मतलब कि नगर बहरा है, बेकार है, नहीं सुनता है। अगर कुछ हो जाए वहाँ पर नगर में तो वो नहीं सुनता है। रोड के ऊपर से पानी जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, बहरा है लग रहा है नगर के लोगों ने। डोम्भी तुरिया कुड़िया छई, नगर के लोग बहरे होंगे तो क्या होंगे, कंडहपा। हम आगे बताए थे कंडहपा का मतलब बेकार, बेकार का मतलब कि न सुनने वाला, न सुनने वाला, यानी कि नगर के लोग बहरे हो जाएं तो क्या कहेंगे, कंडहपा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिमी लोड बिल्ला जई पहाड़ी एही तिमी धड़ी लई चित, इसका मतलब जिम, जिम आप लोग जाते हैं, लोड, लोड मतलब होता है लोटना। यहाँ इसका मतलब है कि जिम लोड बिल्ला जई पहाड़ी, जिस प्रकार से नमक पानी में घुलता है उस तिमी धड़ी लई चित, इसका मतलब ये है। इसका हम अपने से जो याद कराने की दृष्टि से आपको याद करा रहे हैं वो है कि जिम में जब जा कर के आप लेटेंगे, लोड़ना मतलब होता है लेटना, जब जिम में जा कर के आप लोटेंगे तो आपको क्या लोग कहेंगे, कंडापा। कंडापा मतलब बेकार नहीं होता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कंडह को हम लोग बेकार, निकम्मा कहते हैं। जी, अगर जिम में आप जा कर के लेटेंगे वहाँ पर तो आप लोगों को क्या कहेंगे, कंडा, बेकार हो, पागल हो। ठीक है, तो कंडापा से रिलेट करेंगे। 10 नंबर पे आते हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, पे तैसन जंपा व हट्टा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि विद्यापति कोई भी रचना अवहट्ट में करते हैं। अवहट्ट तो ते तैसन जंपा अवहट्टा, अवहट्टा से मतलब विद्यापति, अवहट्टा से मतलब विद्यापति, और अवहट्ट आ गया तो विद्यापति। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तरुका भबकी मार। भबकी मार मतलब उछलना और कूदना, भबकी मारना मतलब उछलना और कूदना। हिंदू बोले दुरही निकार, हिंदू बोल रहे हैं कि दूरे निकार, दूसरों को निकाल दो इसको बाहर। हिंदू बोले दुरही निकार, निकाल दो, रिलेट करना चीज़ों को। छोटे तरुका भबकी मारो, जो छोटे लोग हैं वहाँ पर वो लोग भबकी मार के निकाल रहे हैं। जो थोड़ा सा कीर्ति स्थापित किए हैं, जो थोड़ा सा कीर्ति स्थापित किए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इसे निकालो, बाहर करो, तो छोटे लोग उसको भबकी मार के निकाल रहे हैं। तो ये विद्यापति से मतलब इन लोगों के पास ज्ञान है तब ये लोग भबकी मार के निकाल रहे हैं। तो ज्ञान है का मतलब विद्यापति, और कहाँ से लिया गया है, कीर्तिलता से, यानी कि भबकी मार रहा है कौन, जो थोड़ा सा कीर्ति स्थापित कर लिया है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि हिंदू बोले दुरही निकार, छोटी तरुका भबकी मार, विद्यापति और कीर्तिलता। आगे चलते हैं। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नीय, विगसी कमल स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टीय। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का है। मनहु कला ससभान, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नीय। देखिए कला, कला दो बार आ गया कि मनहु कला ससभान कला, दो बार कला है। इसका मतलब प्राकृत ने जो कला बनाया है पृथ्वी का, पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, लेकिन ये पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। मनहु कला ससभान कला, कला कला दो बार आया है तो हम रिलेट करेंगे इस चीज़ों को कि पृथ्वी को बहुत सारा प्राकृत ने बहुत सारा कला दिया है, तभी तो ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इस तरह से यहाँ पर जो है भ्रमर दिया, बावरा दिया, उसके बाद खंजन, बेनु, मृग, लुट्टीय, मृग मतलब हिरण, और उसके बाद भ्रमर मतलब भंवरा। ये सारे चीज़ जो है पृथ्वी को कौन दिया है, पृथ्वी को प्राकृत ने कला के रूप में दिया है, कला के रूप में दिया है। इस तरह से रिलेट करेंगे आप कि मनहु कला ससभान कला वाला, इसलिए कि भ्रमर, मृग, इसका मतलब कि बहुत सारा पृथ्वी को बहुत सारा चीज़
प्राकृत ने दिया है जो पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। पृथ्वी को दिया है इसका मतलब पृथ्वीराज रासो, और कला कला 2 बार आया है, मनहु कला सस भान कला 1652 है, इसका मतलब कि कला कला आया है तो पृथ्वी को प्राकृत ने बहुत सारा कला दिया है। इस तरह से रिलेट करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बज्जीय घोर निशान रान चौहान चौदेश। पृथ्वीराज रासो से देखिए, घोर निशान, पृथ्वी को प्राकृत ने बहुत सारा कला दिया है, हिरण दिया है, भंवरा दिया है, पीछे वाले में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ये सब क्या हो गया है, घोर निशान हो गया है। क्या है, घोर निशान। घोर निशान से पृथ्वीराज रासो को रिलेट करिएगा और चीज़ों को याद करिएगा। अगर आप किसी और तरीके से याद कर सकते हैं अगर हो तो, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। उट्टीराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, ये पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है बीच में कि पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो से, ये तो सीधा सीधा पकड़ा जा रहा है कि पृथ्वीराज का मतलब पृथ्वीराज रासो से। 12 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं कि 12 बरिस लय कुकुर जी और 13 लव जी सियार, बरिस 18 छत्री जी आगे जीवन को देख क्या। ध्यान दें, याज्ञनिक जो है वीर रस का रचना करते हैं, तो ये जब वीर रस का करते हैं तो ये वीर रस का ही पार्ट है। 12 बरिस ले कुकुर जी और 13 ले जी सियार, बरिस 18 छत्री जी। छत्री को कह रहे हैं कि 18 बरिस तक जीता है, अगर आगे जीता है तो उसे धिक्कार है, ये वीर रस का है। इसके बाद आते हैं अमीर खुसरो पर और 13 नंबर देखते हैं। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। ये आकाश का पहेली है। अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखते थे, तो ये थोड़ा सा बस आपको आगे का लाइन दिया गया है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप यहाँ से पकड़िएगा कि एक थाल मोती से भरा, अगर जो पहेलियाँ, ये सब पहेलियाँ हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो सांप को ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, अचल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये अपने गुरु के मृत्यु पर लिखा गया था अमीर खुसरो द्वारा। तो ये जो भी है पहेलियाँ और मुकरियाँ की जो साफ साफ दिखाई दे रही है, ये जो है आप अमीर खुसरो का याद कर सकते हैं। मेरा जो बना नवेला रा भयो है गुलार, अमीर खुसरो का। अगर आप ये वाला नहीं याद कर पा रहे हैं तो गुलार मतलब कि अमीर, गरीब लोग गुलाल कहाँ से लगाएंगे, अमीर लोग ही लगाएंगे। तो ये याद कर सकते हैं इस तरह से। जे हाल मिस्किम मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, अमीर खुसरो का है। अमीर लोग बतिया बना लेते हैं, कोई अगर गड़बड़ काम कर देंगे तो अमीर लोग बात बना लेते हैं, गरीब लोग बात नहीं बना पाते। नेता लोग बात बना लेते हैं लेकिन गरीब लोग बात नहीं बना पाते हैं। तो अमीर खुसरो बनाए बतिया लास्ट में आ रहा है, लास्ट में बनाए बतिया आ रहा है, तो अमीर खुसरो का है। 15 पे चलते हैं। सरस वसंत समय भल पावली, विद्यापति का, विद्यापति पदावली से। काली कहल पिय साँझ हिरे, जाइब मई मारू देश का चर्चा कौन करता है, विद्यापति करते हैं पदावली से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देश भाषा का। प्रश्न पूछा अगर जाएगा आपसे कि विद्यापति किस 2 प्रकार के भाषा का प्रयोग किए हैं, तो पुरानी अपभ्रंश का, बोलचाल की देश भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है, प्राकृत का, अपभ्रंश का, वट का और हिंदी का। आपको याद रखना है कि गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। इसके बाद आते हैं भरत मुनि पर। भरत मुनि विक्रम तीसरी सती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तीसरी सती में यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था कि भरत मुनि
भरत मुनि विक्रम तीसरी शती में नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या नाम दिए थे? तो देश भाषा। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा है। कब से? विक्रम के 7वीं शताब्दी से। 84 सिद्धों के नाम देखते हैं कि लुइपा, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें देख लेते हैं। 84 सिद्धों का नाम नहीं पूछा जाता है। पहला लुइपा, उसके बाद वीरूपा, उसके बाद डोम्बिपा, सबरपा, सरहपा, इसके बाद आते हैं कंडापा। कौन कौन? लुइपा, वीरूपा, डोम्बिपा, उसके बाद सबरपा, सरहपा, और उसके बाद आते हैं इधर कंडापा। 17 नंबर यह है कंडापा, कुकुरिपा। इतना लोगों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्ध में सबसे पुराने सरोज भी नाम है। जो सरहपा की बात हम लोग कर रहे थे, सीधा, जिसका हम लोग ट्रिक बनाए थे सीधा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरोज वज्र भी नाम है इनका। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। ध्यान दीजिएगा, प्रज्ञा और उपाय के योग से। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। गोरखनाथ अपना प्रचार कहाँ किए? राजपूताना और पंजाब में। नाथों की संख्या 9 माना गया है और लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। याद कर लेंगे हम लोग: नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इसे आप ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्रम से दिया गया है: नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इस तरह से ट्रिक हम बना के चीज़ों को याद कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं बंद होता है। कल हम लोग आगे की क्लास देखेंगे। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर और लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।